वक्त था 1 जुलाई सन 2002 का। जर्मनी के लोगों ने आसमान में देखा एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये धमाका कैसा था उस समय तक तो किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला, पर थोड़ी देर बाद जंगली एरिया के कस्बों में रहने वाले लोगों ने देखा आसमान से लोहे के टुकड़े बरस रहे हैं। ये लोहे के टुकड़े किस चीज के थे ये कुछ ही देर में पता चला। आसमान में 2 प्लेन का कोलिजन हुआ है, 2 प्लेन आपस में टकरा गए हैं। Experts from the United States are headed to the scene of the deadly mid-air collision of 2 aircraft in southern Germany. Pilot of the Russian plane is said to have ignored repeated instructions from air traffic controllers. Why did the TCAS device meant to avoid collisions? In this case, maybe help cause one. And why didn't the Russian plane descend when first ordered? Googling a mid-air collision is now world news. The media are speculating freely and looking for someone to blame. कहानी की शुरुआत रसिया से हुई 29 जून सन 2002 से, जहां पर 46 बच्चे जो रहने वाले थे उफा शहर के रसिया की राजधानी मॉस्को जाने के लिए निकले थे। ये बच्चे स्पेन में सेरेमनी अटेंड करने के लिए जाने वाले थे। उनकी फ्लाइट आज शाम के वक्त थी। मॉस्को पहुंचने से पहले इन्होंने रात भर ट्रेन से यात्रा की और 29 जून को पहुंच गए एयरपोर्ट पर। वहां पहुंचने पर पता चला ड्राइवर गलती से दूसरे एयरपोर्ट पर इन्हें लेकर पहुंच गया है, पर जब तक अपने एयरपोर्ट पर पहुंच पाते प्लेन टेक ऑफ हो चुका था। इस तरह अब इन्हें दूसरे चार्टर प्लेन के जाने का इंतजार करना होगा। 2 दिनों तक वे वहीं पर रहे। दूसरे दिन यानी 1 जुलाई को इन्होंने एक चार्टर प्लेन बुक कर ली, जो करीब सुबह के 10 बजे के बाद ही रवाना हो गई देश स्पेन की बार्सिलोना की तरफ। इस बार बस्करियन एयरलाइन फ्लाइट 2937 में 46 बच्चे, 5 अन्य पैसेंजर के साथ 5 पायलट तथा 4 क्रू मेंबर भी शामिल थे, जिसमें 52 वर्षीय कैप्टन अलेक्जेंडर ग्रास, 42 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर ओलेग, जिन्हें 12 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था, जिन्होंने 3918 घंटे इसी प्लेन को उड़ाए थे। तीसरे मेन पायलट ग्रिगोरियो, जिन्हें 8500 घंटे का अनुभव है, 4317 घंटे इसी प्लेन का अनुभव था। चौथे 41 वर्षीय मूरत अक्टोविच, जिन्हें 7900 घंटे का अनुभव था, जिसमें 4118 घंटे इसी प्लेन का है। तथा 5वें थे 50 वर्षीय सर्गेई, जिन्हें 13000 घंटे चलाने का अनुभव है, जिसमें 6421 घंटे इसी प्लेन का था। ये सब बताने का एक ही रीजन है कि ये पायलट कितने अनुभवी हैं। सारे पैसेंजर के आ जाने के बाद सुबह के 4:48 पर रवाना हुई। फ्लाइट 2937 के रवाना होने के करीब 10 घंटे बाद एक दूसरी फ्लाइट 9:06 पर देश इटली के बरगामो शहर से उड़ान भरी, जो जाएगी देश बेल्जियम। इस फ्लाइट में 2 पायलट थे। पहले 47 वर्षीय ब्रिटिश कैप्टन पाउ फिलिप, जिन्हें 12 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। वहीं इसी फ्लाइट 611 में 4145 घंटे चलाने का एक्सपीरियंस था। दूसरे थे ब्रांड कैंपियोनी, जो 34 वर्षीय कनाडाई ऑफिसर थे, जिन्हें 4145 घंटे प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। ये सब जानकर इतना तो पता चल चुका होगा, ये दोनों पायलट भी काफी एक्सपीरियंस थे। फ्लाइट 611 के स्विट्जरलैंड में जाने के बाद फ्लाइट का निर्देशन वहाँ के ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर निल्सन करने वाले थे। उस वक्त एकमात्र पीटर ही नियंत्रण में थे, जो वहां के आसपास के गुजरने वाले सारे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे। दरअसल उस सिस्टम के साथ 2 लोग थे, मगर दूसरा पीटर का साथी कुछ समय के लिए उसके भरोसे सिस्टम को छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया था। यानी एक ही समय में पीटर 2 सिस्टम के साथ अकेला ही काम कर रहा था। पीटर जब फ्लाइट 611 से कांटेक्ट किया तो उसकी ऊंचाई 7900 मीटर के करीब थी। उसकी ऊंचाई को बढ़ाकर 9800 मीटर करने का निर्देश दिया। स्टार्टिंग में फ्लाइट 611 उसके निर्देशन का पालन करने के लिए तैयार हो गया, मगर कुछ देर बाद उसने सिग्नल भेजा, हम चाहते हैं कि फ्लाइट को थोड़ा और ऊपर 11000 मीटर पर ले जाएं। उसको फ्लाइट को ऊपर ले जाने का एक ही मकसद था, वह था ईंधन को बचाना। पीटर ने भी परमिशन दे दी 11000 मीटर जाने की। पीटर से परमिशन मिलते ही फ्लाइट 611 11:30 50 सेकंड पर 11000 मीटर की ऊंचाई हासिल कर ली। इस दौरान रसिया से निकली हुई फ्लाइट 2937 ने भी स्विट्जरलैंड के एरिया में इंटर किया। 11:30 पर उसने भी पीटर से संपर्क किया। इस दौरान फ्लाइट 2937 भी 1100 मीटर की ऊंचाई पर था। पीटर ने फ्लाइट 2937 की सिचुएशन को मेजर करके उसे उसी ऊंचाई पर रहने का परमिशन दिया। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो गई, उसने किसी भी विमान की अलग ऊंचाई नहीं दी। इसका मतलब यह था दोनों अब एक ही ऊंचाई पर एक दूसरे के अपोनेंट रास्ते पर थे। 11:34 पर पीटर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत फ्लाइट 2937 से कांटेक्ट किया। दोनों प्लेन को आपस में टकराने से रोकने के लिए फ्लाइट को 300 मीटर नीचे जाने का आदेश दिया। फ्लाइट प्लेन को जैसे नीचे ले जाने की कोशिश किया, अगले सेकंड टीसीएस ने उसे ऊपर जाने का सिग्नल देने लगा, क्योंकि उनके रेडार में फ्लाइट 611 दिखाई पड़ रहा था। टीसीएस यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यह एक ऐसी चीज है जो विमान को आपस में टकराने से पहले उसे सिग्नल भेजती है। जहाजों में हवा के टकराव को रोकने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। टीसीएस किसी भी हवाई यातायात से जुड़ा नहीं होता, ये फ्री होता है। इसका काम सिर्फ विमान के आसपास के हवाई क्षेत्र की निगरानी करना होता है। जब भी कोई दूसरा विमान उसके करीब होता है
तो उसमें लगे ट्रांसपोंडर के जरिए पायलट को अलर्ट किया जाता है। जैसा कि पीटर ने उसे नीचे आने का आदेश दिया था, लेकिन TCS फ्लाइट 2937 को ऊपर जाने तथा फ्लाइट 611 को नीचे आने का अलर्ट जारी किया। इसी मिसमैचिंग की वजह से अगले सेकंड दोनों प्लेन आपस में कोलिजन हो गए। इस टक्कर के बाद दोनों प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिरने लगे। दोनों प्लेन अब नीचे गिर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ पीटर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि प्लेन के टक्कर होने के बाद सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ समय तक तो सिस्टम में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर थोड़ी देर बाद उसने देखा प्लेन जिन्हें आगे जाना चाहिए था वह तो एक ही जगह रुका हुआ है। प्लेन धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ रहा है, यानी प्लेन के पीछे बढ़ने का एक ही मतलब है, फ्लाइट नीचे आ रही है। इसी बीच दूसरा साथी भी आ गया जो वहाँ पर नहीं था। कुछ समय तक प्लेन रेडार के अंदर था, पर थोड़ी देर बाद प्लेन उनके रेडार से बिल्कुल अलग हो गया, यानी प्लेन जमीन पर आ चुका था। रात के वक्त ही पुलिस तथा रेस्क्यू टीम ब्लैकर रूट के इलाके में पहुंचे, जहां पर दोनों प्लेन का मलबा गिरा था। पर यहां पर शुक्र था कि प्लेन जहां पर क्रैश हुआ था वह इलाका जंगल था, उसके कुछ ही दूरी पर इंसानी बस्ती थी। मगर प्लेन बस्ती से कुछ दूरी पर ही जमीन पर क्रैश हुई थी। प्लेन की टक्कर जब हुई थी तो उस दौरान वहाँ के लोगों ने आसमान में अचानक से जोरदार धमाका सुना। उसके कुछ ही समय बाद मानो आसमान से आग के गोले बरसने लगे थे। प्लेन के कुछ पार्ट घर के आसपास गिरे थे, मगर रात होने की वजह से सभी लोग घर के अंदर थे, इसलिए किसी को भी किसी भी प्रकार की गंभीर चोटें नहीं आई। इस प्लेन क्रैश में दोनों प्लेन में मौजूद पायलट तथा पैसेंजर को मिलाकर 71 लोगों की जान गई थी। प्लेन के ज्यादातर पार्ट एक ही जगह पर गिरे थे, मगर जो छोटे छोटे पार्ट हो गए थे वे करीब 4 किलोमीटर एरिया में अलग अलग जगह फैले हुए थे। पर एग्जैक्ट उस समय हुआ क्या था, प्लेन कैसे क्रैश हुआ, इस बात का पता ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही चलने वाला था, जिसमें वह सारी चीजें रिकॉर्ड हुई होगी जब पायलट तथा पीटर के बीच बातें हुई होंगी। ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद पता चला फ्लाइट 611 के पायलट ने अपने TCS निर्देशों का पालन किया था। फ्लाइट को ऊपर ले जाते वक्त तुरंत पीटर को सूचित नहीं कर पाए थे, क्योंकि पीटर उस वक्त फ्लाइट 2937 के साथ काम कर रहा था। पीटर फ्लाइट 2937 को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें ऊंचाई बढ़ानी होगी, क्योंकि फ्लाइट 611 नीचे की तरफ आ रहा है। पर पीटर के बताने से पहले ही फ्लाइट 2937 नीचे आ रही थी। इस तरह दोनों की दोनों प्लेन नीचे आ रहे थे। पर इसमें गलती थी किसकी, ये जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। जब दोनों फ्लाइट पीटर से कम्युनिकेट कर रहे थे, स्टार्टिंग में फ्लाइट 611 को पीटर ने 11,000 मीटर की ऊंचाई पर जाने को कहा था। इस ऊंचाई पर फ्लाइट 2937 भी आ रही थी, पर इसके बारे में पीटर ने फ्लाइट 2937 को ऊंचाई कम या ज्यादा करने को नहीं कहा था। यानी यहाँ पर देखा जाए तो गलती पीटर की ही थी, पर इस गलती का एहसास पीटर को कुछ ही सेकंड बाद हो गया था, इसलिए उसने फ्लाइट 2937 को ऊंचाई कम करने का आदेश दिया। इस तरह फ्लाइट 2937 अपनी ऊंचाई कम करने लगी, पर उस समय फ्लाइट बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। पर करीब पहुंचने पर ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCS ने फ्लाइट 2937 को ऊपर जाने तथा फ्लाइट 611 को नीचे आने का आदेश दिया था। यहाँ तक तो ठीक था, पर जैसा कि पीटर ने फ्लाइट 2937 को ऊंचाई कम करने के लिए कहा था, इसलिए इस बार फ्लाइट 611 की ऊंचाई बढ़ाने को कहा। इसी दौरान सबसे बड़ी गलती हुई। कम समय होने की वजह से एक ने TCS के निर्देशों का पालन किया तो दूसरे ने पीटर के कहने पर किया। इस वजह से प्लेन क्रैश हुआ। वहीं अगर दोनों TCS के निर्देशों का पालन करते या फिर पीटर के, तो भी प्लेन क्रैश नहीं होता। मगर इतने कम समय में प्लेन को टर्न करना बहुत ही मुश्किल था। दोनों आपस में जाकर टकरा गए। पर इसका एक दूसरा भी कारण था। उस समय पीटर दोनों सिस्टम को एक साथ कंट्रोल कर रहा था, जबकि रात होने पर उसका दूसरा साथी आराम करने के लिए दूसरे कमरे में गया था, जबकि ये स्काई गाइडर के नियमों के विरुद्ध था। लेकिन वर्षों से ऐसा चला आ रहा था। वहाँ के प्रबंधक को भी ऐसा पता था, लेकिन वे भी कुछ नहीं बोलते थे, उनकी हरकतों को सहन करते रहते थे। पीटर तथा TCS के मिसमैच होने के बावजूद प्लेन आपस में टकराने से बच सकते थे। इसमें उसकी मदद करने वाला था ग्राउंड बेस ऑप्टिकल कोलिजन वार्निंग सिस्टम। पर उस दौरान चीजें इतनी खराब चल रही थी, टकराने के 30 मिनट पहले उसे बंद कर दिया गया था किसी रीजन की वजह से। पीटर भी इस बात से बेखबर थे। पर इन सारे हादसों की जिम्मेदारी पीटर के ऊपर लगने की बजाय रूसी पायलटों के ऊपर थोप दी गई। उनका मानना था उस वक्त पीटर के कहे अनुसार चीजें नहीं हुई। दुर्घटना के कारण पीटर नेल्सन की हेल्थ खराब हो चुकी थी, पर इलाज के बाद वह ठीक हो गए। मगर रूसी फ्लाइट 2937 में विटाली कोलेया नाम की एक रूसी बंदे की पत्नी तथा 2 बच्चे मारे गए थे। उनके मौत से वह काफी हर्ट हुआ था। उन लोगों की मौत का जिम्मेदार वह पीटर को ही मानता था। इसी का बदला लेने के लिए उसने 2 साल बाद 24 फरवरी 2004 को उसके घर ग्लोटेन जाकर पीटर को उसकी पत्नी तथा 3 बच्चों के सामने चाकू से मारकर हत्या कर दी। पर उसे कोई भी नहीं रोक पाया। उसके ऐसा करने पर उसे जरा भी अफसोस नहीं था कि उसने किसी की जान ले ली। जब यह बात स्विट्जरलैंड के पुलिस को पता चली तो उन्होंने उसे ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। उस पर 1 साल केस चला। आखिर में जाकर 2005 में हत्या के आरोप पर 8 साल की सजा सुनाई गई।
हालांकि स्विट्जरलैंड के एक जज के फैसले के बाद उसकी सजा 4 साल कम कर दी गई, क्योंकि उनका भी मानना था पीटर ने कम जिम्मेदारी के साथ काम किया था। उसकी करीब 4 साल की सजा भी पूरी नहीं हुई थी। नवंबर 2007 में उसे रिहा कर दिया गया, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। यहाँ तो उसे उसकी गलतियों की वजह से सजा मिली थी, मगर कुछ लोग अपने आप को ऐसी सिचुएशन में फंसा देते हैं जो किसी सजा से कम नहीं होती। ऐसा ही कुछ हुआ था सन 1981 में एक बंदे के साथ, जिसने अमेज़न के खतरनाक जंगल में जाने की कोशिश की, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। धन्यवाद।